नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज फिर से हम कुछ और क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे जो आपके रीट सामाजिक अध्ययन के सिलेबस पर आधारित हैं और सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और क्या ये सारे सही हैं। दोस्तों आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, या फिर ये सारे के सारे कथन सत्य है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, बताइएगा। दोस्तों फटाफट से कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आपको नहीं भी आता है दोस्तों फिर भी आप किया कीजिए। गलत करोगे तभी तो सही करोगे। दोस्तों पहली बार में हमारे से कोई भी चीज़ कभी भी सही नहीं होती है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 4, यानी ये सारे हमारे सही हैं। भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये एक भारत का केंद्रीय बैंक भी है, जिसे अपने और क्या कहते हैं दोस्तों, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। और हम क्या कहते हैं दोस्तों, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर दोस्तों, और यही हमारे यहाँ पर बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक है। बाकी जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है उसकी तरह उसके यहाँ अपने खाते तो नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए रेगुलेशन जो है वो यही निर्धारित करता है कौन से नियमों की ब्याज दर क्या रहेगी, है ना। जो मौद्रिक नीति है, हमारी मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है दोस्तों, आरबीआई ही करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा हमारा प्रश्न है, सहकारी बैंक का काम है। इनमें से सहकारी जो बैंक हुआ करते हैं, सहकारी समितियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं सहकारी साख बैंक जो हैं, सहकारी बैंक का कार्य क्या होता है दोस्तों। खाद बीज और औजार देना है, बीज तैयार करना है, धन जमा करना है, लोन देना होता है, या फिर वस्तुएं बेचना होता है। दोस्तों तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। आराम से अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, इन चारों में से चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी बैंक कोई सा भी हो दोस्तों, बैंक का काम ही क्या होता है, जमा करना। बैंक हम कहते ही उसको है जो जमा करता है और ऋण देने का कार्य करता है। दोस्तों अन्य बैंकों की तरह यहाँ भी आप खाता खुलवा सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं, लोन मिलता है, सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों ये आपको बताना है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1981 में, 85 में, 86 में, या फिर 88 में। दोस्तों कब लागू किया गया था भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपको बताना है। बड़ा अच्छा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 3, 1986 के अंदर ये एक्ट हमारा लागू किया गया था। दोस्तों कब किया गया था, 1986 के अंदर। अगले प्रश्न को देखते हैं, ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने पर हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों आपके साथ में कोई ठगी हो गई है, कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो गया है, आपने दुकान से सामान खरीदी, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, पैसे ज़्यादा ले लिए गए, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप उसे कहाँ दर्ज करवाएंगे, उपभोक्ता संरक्षण मंच पे, जिला मुख्यालय पे, तहसील पर, या फिर ग्राम पंचायत को कहाँ आप अपनी शिकायत को दर्ज करवाएंगे। एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा फटाफट से सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, आप कहाँ शिकायत करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण मंच जो है वहीं पर आपको शिकायत करनी होती है। पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है। दोस्तों आधुनिक सामाजिक विज्ञान जो अभी अपने पढ़ रहे हैं उसका वास्तुकार किसे माना जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को, जेम्स हाई को, इमाइल दुर्खिम को, या फिर चार्ल्स बेल्ट को। सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार हम किसे मानते हैं, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर।
चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3। इमाइल दुर्खीम जो हैं वो आधुनिक सामाजिक विज्ञान के वास्तुकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? इमाइल दुर्खीम ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? अभी वर्तमान में हम सामाजिक विज्ञान को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान के रूप में भी लेकर के चलते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी यहाँ किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन हमें बताना है नवीन संकल्पना कौन सी है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना है, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना है, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है। दोस्तों बताइएगा दोस्तों, इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। इनमें से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है जो कौन सी है, क्या होगा हमारा सही आंसर? दोस्तों चेक करते हैं, हमारा सही आंसर होगा नंबर 3। मानवीय संबंधों का अध्ययन करना और समाज को श्रेष्ठ बनाना, यही है सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना। तो नवीन संकल्पना क्या है दोस्तों? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना नहीं है, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी नहीं है। यहाँ सामाजिक विज्ञान में वर्तमान में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? इनमें से अधिगम कौन सा है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देख करके मुख में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की आयु में जो होता है। उपयुक्त सभी कौन सा होगा सही आंसर हमारा? यानी अगर आपसे पूछा जाए अधिगम क्या होता है, अधिगम को स्पष्ट करने वाला इनमें से तथ्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। देखिएगा दोस्तों, अधिगम का अर्थ ही क्या होता है? सीखा हुआ व्यवहार। जो आपके अंदर जो मैच्योरिटी के साथ में आता है, परिपक्वता के साथ में आता है, वो नहीं है। जो आपकी मूल क्रियाएं हैं, मौलिक क्रियाएं हैं, वो भी इसमें नहीं आती है। जैसे स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुख में लार आना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है दोस्तों, तो ये नहीं आएगी दोस्तों, ये भी नहीं आएगी। तो फिर कौन सा होता है? हाथ जोड़ करके अध्यापक को अभिवादन करना हम क्या करते हैं दोस्तों? सीखा हुआ व्यवहार है, इसलिए ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। श्रेष्ठ उदाहरण हमारा यही है। अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? जब टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है तो शिक्षण कार्य जो करवाएगा वो किन बच्चों को टारगेट करके करता है? मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, औसत या फिर जड़ छात्र? जो भी अपने मेथड्स लगाएगा, जो भी अपने एफर्ट्स लगाएगा, वो किस आधार पर लगाएगा? मंदबुद्धि बालकों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभाशाली, औसत या फिर जड़ छात्र? तो दोस्तों चेक करते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, औसत छात्रों को ना, क्योंकि ये थोड़े उससे ऊपर होंगे, ये थोड़े से नीचे होंगे, है ना। कभी इनके हिसाब से तो आपको स्पेशल क्लासेज लेनी पड़ती है। ये सामान्य जो कक्षा है उसमें औसत छात्र जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको कार्य करवाना होता है। दोस्तों बात करते हैं 9वें प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय आने वाली कठिनाइयों में मुख्य कठिनाई कौन सी है? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना, स्थानिक होना। दोस्तों सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय आने वाली कठिनाइयों में प्रमुख कठिनाई कौन सी है? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या फिर स्थानिक होना? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय आने वाली कठिनाइयों में प्रमुख कठिनाई कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है हमारा सही आंसर। तो चलिएगा चेक करते हैं, सही आंसर हमारा नंबर 1, वो है परिवर्तित होते रहना। समाज परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? दोस्तों हमने कहा ऐसे प्रश्न कौन से होंगे जिसमें बच्चों की आलोचनात्मक तार्किक चिंतन यानी उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित नहीं होगी, वो अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त नहीं कर पाता। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक, अभिसारी या बंद उत्तर वाले प्रश्न?
तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा, चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा नंबर 4, बंद उत्तर वाले। जहां पर हमें सीमा दे दी जाती है कि इन्हीं में से हमें करना है, तो फिर वो अपने तर्क कहाँ लगाएगा। ये वाले सारे क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, ये सारे के सारे तार्किक चिंतन को विकसित करते हैं, ये वाला नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, पृच्छा उपागम आधारित है। पृच्छा उपागम आधारित है दोस्तों, किस पर? सृजनात्मक अनुसंधान पर, नकारात्मक, सकारात्मक या फिर उपयुक्त। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, सृजनात्मक। देखिए पृच्छा जो हमारा शब्द है, पृच्छा शब्द का अर्थ होता है पूछताछ, इंक्वायरी, है ना। इसी के आधार पर हम जब समस्या होती है कोई, तो किसी समस्या का हल करते हैं, किसी समस्या को निकालते हैं, तो ये एक प्रकार का सृजनात्मक कार्य ही होता है, एक प्रकार का सृजनात्मक अनुसंधान ही होता है, और इसी पर पृच्छा उपागम जो है वो आधारित है। ये नहीं होगा दोस्तों, ये आगमनात्मक होता है दोस्तों, पृच्छा उपागम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? अगर आप बच्चे को महाद्वीप पढ़ा रहे हैं तो उसका आकार और उसका अनुपातिक क्षेत्र आप किसके द्वारा सबसे अच्छे से समझा सकते हैं? भाई देखो, बात यह है कि समझा तो हम किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? राजनीतिक मानचित्र है, प्राकृतिक मानचित्र है, या ग्लोब होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। तो सही आंसर होगा हमारा, सबसे बेटर ऑप्शन होगा ग्लोब। तो ग्लोब देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का प्रतिरूप ही होता है, पृथ्वी का मॉडल है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो बिल्कुल सही अनुमान हमें ग्लोब से ही लग पाता है। ये ठीक है, अच्छे हैं, बुरे आंसर नहीं है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ आंसर हमारा यही होगा। आईसीटी से क्या अभिप्राय है दोस्तों? आईसीटी से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल अच्छे से सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको इसकी फुल फॉर्म ही बतानी है। क्या होगी दोस्तों? पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सर्च करके नहीं देना है, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। गूगल देवता का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर दें आप। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी, यानी ICT। ये 3 जो यहाँ पर लेटर है, इनका जो पूरी व्याख्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 3, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको अपने ICT के नाम से जानते हैं। एजुकेशन में भी इसका उपयोग अभी हो रहा है। सीखने के प्रतिफल की कौन सी आवश्यकता नहीं है दोस्तों? सीखने के जो प्रतिफल हैं, जो तैयार किए गए हैं, उनकी कौन सी आवश्यकता नहीं है, आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच करना, सीखने के दस्तावेज का संधारण, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु समन्वित प्रयास करना। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? आवश्यकता नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। ये जो इनमें से सही कथन कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, यानी सीखने के दस्तावेजों के संधारण हेतु अपने इसको नहीं करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच के लिए होता है, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु समन्वित प्रयास ही होते हैं दोस्तों। तो ये हमारे सही हैं सीखने के प्रतिफल से, ये आवश्यक नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। हो सकता है सारे ही हो, लेकिन हमें इनमें से जब सारे उपयोग सभी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें बेस्ट आंसर को छांटना होगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों इसमें से? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, बच्चों की श्रेणियों में बांटना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। क्या होगा सही आंसर हमारा? चेक कीजिएगा दोस्तों। सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें सुधार कैसे लाएं। गरजते 40 प्रचंड 50 चीखता साठा क्या है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। समुद्री तूफान,
दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, या फिर प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। दक्षिणी गोलार्ध जो है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध जो हमारा रह गया है ना, इसके अंदर जो 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर जो पवनें चलती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ें बहुत तेज होती है दोस्तों। इसी का नाविकों के द्वारा ऐसे इस प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं। तो जो 40 डिग्री पे है उसे हम कहते हैं गरजता 40, 50 डिग्री वाले को परसेंट 50 और चीखता 60 डिग्री वाले को अपने बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, चंद्र ग्रहण होगा कब होगा दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सूर्य आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पे होते हैं दोस्तों। क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। अब देखिएगा दोस्तों होता क्या है, हमारे पास में 3 चीजें हैं, एक अर्थ है, एक हमारे पास में मून है और एक हमारे पास में सन है। अब इनकी कंडीशन कैसी है कि हमें चंद्र ग्रहण यानी मून हमें दिखाई नहीं देगा, तो सन तो अपनी जगह ही है, तो सन तो यहाँ पर रह गया, लेकिन हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मून दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो कब दिखाई नहीं देगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई है? ये मून है, इसके बीच में क्या आ गई? अर्थ आ गई। अब ये प्रकाश जो है इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इसके प्रकाश से चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा, तो ये अर्थ बीच में आ गई, यानी इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर छाया पड़ गई, जिसे अपने चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? अर्थ आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैव मंडल के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है आपको बताना है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल हैं, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश है, पौधे, पशु, जगत है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? जैव मंडल के अंदर अपने कौन सी चीजों को लेंगे? चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 1। ये सारे के सारे जैव मंडल के क्या होते हैं? घटक होते हैं दोस्तों। ये हैं हमारे जैव मंडल के घटक। भूमि, जल, वायु, पौधे, पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन है उसे अपने जैवमंडल के रूप में देखते हैं। तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जहाँ पर ये तीनों चीजें हमारी मिल जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। चीनी उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यूपी है या फिर महाराष्ट्र है? प्रमुख चीनी उत्पादक, ये सही होना चाहिए दोस्तों, ज्यादातर आप इसी की चीनी को इस्तेमाल करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 3 यूपी है ना। उत्तर प्रदेश जो है वो प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ पर लगभग 33% जो है ना चीनी का उत्पादन यहीं से होता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? आपको ये बताना है दोस्तों। जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जो हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? क्या सही आंसर होगा हमारा? चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 2 नागौर। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान रह गया, तो ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, यानी ये जो अपना क्रॉस बिंदु बनता है ना, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ है हमारा नागौर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। लेकर सच में आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों।
और अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पर निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।